प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स के सालाना सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें पीएम मोदी आतंकवाद के साथ साथ अफगानिस्तान के ताजा हालात पर बात करेंगे। इस सम्मेलन में रूस, चीन शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सम्मेलन में रूस और चीन भी शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों की ये बैठक का आयोजन डिजिटल माध्यम से होगा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आज आतंकवाद के मुद्दे को ब्रिक्स के मंच से उठाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के हर मंच पर आतंक का मुद्दा उठा चुके हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के हालात को लेकर एनएसए अजीत डोवाल और रूस के एनएसए निकोलाई पेत्रुशेव के बीच दिल्ली में अहम बैठक हुई, जिसके बाद रूस के एनएसए निकोलाई पेत्रुशेव ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की और अफगानिस्तान में पैदा हुए हालातों के बीच तमाम मसलों पर चर्चा की। साथ ही साथ क्षेत्रीय स्थिरता कायम रखने व अनेक क्षेत्रों में भारत और रूस के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। तो वहीं इस बीच आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तालिबान की सरकार बनाने के ऐलान के 24 घंटे के अंदर ही चीन ने तालिबान सरकार को आर्थिक मदद के लिए पैकेज का ऐलान किया। चीन अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से लगातार तालिबान का समर्थन कर रहा और कब्जे के बाद तालिबान को आर्थिक मदद करने वाला चीन पहला देश बन गया। अफगानिस्तान में तालिबान के सरकार बनने के ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही चीन ने 2 अरब 28 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा का आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया है। चीन ऐसा करने वाला पहला देश है जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद आर्थिक मदद का ऐलान किया है। चीन के राजदूत वांग यू ने कहा है कि चीन अफगानिस्तान को पहले बैच में 30 लाख कोरोना के टीके देगा और चीन अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करेगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से चीन लगातार तालिबान का समर्थन कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही चीन के राजदूत ने तालिबान के सीनियर लीडर अब्दुल सलाम हनफी से मुलाकात की थी। तालिबान को मिली चीन की आर्थिक मदद के बाद बोले अमेरिका के राष्ट्रपति, कहा कि तालिबान चीन के लिए खतरा है, इसलिए चीन तालिबान के साथ तालमेल बनाने के लिए उसकी मदद कर रहा। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के ऐलान के बाद जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीन तालिबान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जो बाइडेन ने तालिबान को चीन से मिली फंडिंग को लेकर कहा कि तालिबान से चीन को दिक्कत है, इसलिए चीन तालिबान के साथ सामंजस्य बैठाने में लगा है और उसकी मदद कर रहा है, जैसा पाकिस्तान, रूस और ईरान कर रहे हैं। साथ ही साथ बाइडेन ने कहा कि हम सब यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे अब वो लोग क्या करेंगे और जो भी होगा वो बेहद दिलचस्प ही होगा। साथ ही साथ बाइडेन ने कहा कि तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता और आर्थिक सहायता उसके रवैये पर निर्भर करेगा कि वो लोगों के हितों की रक्षा कैसे कर रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका और उसके साथ सहयोगी देशों ने न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में रखे गए अफगानिस्तान के पैसे की तालिबान की निकासी पर रोक लगाने पर सहमति जताई है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने तालिबान के जेल से बाहर आए इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकियों को लेकर अलर्ट जारी किया। खुफिया एजेंसियों के अनुसार अगर बात करें तो आईएसआई ने इनकी मदद से कश्मीर में हमले करवा सकता है, ऐसा अनुमान है संदेशा। अफगानिस्तान में 20 साल बाद तालिबान की वापसी के बाद तालिबान ने शेबरघान और काबुल के जेलों में बंद सैकड़ों आतंकियों को जेल से रिहा कर दिया था, जिसमें कई आतंकवादी इस्लामिक स्टेट खुरासान से भी सीधे तौर पर जुड़े थे। इनकी रिहाई के बाद अब भारतीय खुफिया एजेंसियों को सावधान करने वाली जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस्लामिक स्टेट खुरासान के इन्हीं खूंखार आतंकियों की मदद से भारत में बड़े हमले करने की साजिश रच सकती है। सूत्रों से पता चला है कि अफगानिस्तान की जेलों से रिहा खुरासान के इन आतंकवादियों को आईएसआई अफगान फोर्सेस से लूटे गए हथियारों के जखीरों को तालिबान की मदद से मुहैया करा सकती है। आईएसआई इन्हें एलओसी से बेहद नजदीक पाकिस्तान के कस्बे वाले कश्मीर में बनाए गए टेरर कैंपों में भेज सकती है और फिर वहां बने लॉन्च पैड से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करा सकती है।
सरकार बनाने के ऐलान के बाद से तालिबान ने अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शन पर बैन लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में विरोध हो रहा। तालिबान ने अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शन पर बैन लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी है। काबुल में भी महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। तालिबान आतंकियों ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ ही प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकारों की जमकर पिटाई की। तालिबान की अंतरिम सरकार बनने के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ अफगानी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। करीब 1000 प्रदर्शनकारियों ने अल्लाहू अकबर के नारे के साथ हमें स्वतंत्र सरकार चाहिए, हमें पाकिस्तान की कठपुतली सरकार नहीं चाहिए के भी नारे लगाए। तालिबान ने बैन को तोड़ने वालों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। अफगानिस्तान के छात्रों ने कहा है कि वो तालिबान के नई सरकार के आने के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहेंगे। क्लासरूम में महिला और पुरुष छात्रों के अलग अलग बैठने की व्यवस्था की। उन्होंने इसकी आलोचना की। देश की पश्चिमी सरहद पर भारतीय वायुसेना इतिहास रचने जा रही। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास हाईवे पर आज फाइटर जेट सुखोई जगुआर की दहाड़ गूंजेगी। साथ ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी लैंड करेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से बनाई गई भारत पाक बॉर्डर की ये पहली हवाई पट्टी है जो राजस्थान के बाड़मेर जालौर जिले के बॉर्डर पर है। और आज इस हवाई पट्टी का लोकार्पण देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इस दौरान आपातकालीन हवाई पट्टी पर वायुसेना के बेड़े में शामिल सुखोई, जगुआर, C-130J, AN-32 जैसे करीब आधा दर्जन फाइटर प्लेन भी करीब 3 घंटे तक अभ्यास करेंगे। ये हवाई पट्टी बाड़मेर जालोर बॉर्डर के पास बनाई गई है। फाइटर प्लेन और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग हो सकेगी। लैंडिंग फील्ड 5 किलोमीटर लंबा, जिसमें हवाई पट्टी 3 किलोमीटर लंबी है। ये इमरजेंसी लैंडिंग रनवे 33 मीटर चौड़ा होगा। वायुसेना और थल सेना इसका दोनों इस्तेमाल कर सकेंगी। इस आपातकालीन हवाई पट्टी को बनाने में 32.95 करोड़ रुपए की लागत आई है। और भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद को मंजूरी दी, जिन्हें भारत में तैयार किया जाएगा। भारतीय वायुसेना को और मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस खरीद को मंजूरी दी है। इसके तहत 56C 245 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। सभी 56 विमानों को स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ तैयार किया जाएगा। सभी एयरक्राफ्ट को भारत के अंदर प्राइवेट कंपनी की तरफ से तैयार किया जाएगा। ये पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में सैन्य विमान का निर्माण करेगी। यह परियोजना भारत में एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा देगी। जिसमें देश भर में बड़ी संख्या में डिटेल पार्ट्स, सब असेंबली और एरो स्ट्रक्चर के प्रमुख कंपोनेंट असेंबलियों का निर्माण किया जाएगा। तो वहीं इस बीच आइए खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीमती घाट के पास यात्रियों से भरी 2 नाव में टक्कर हुई। इस टक्कर के बाद एक नाव नदी में डूब गई और इस हादसे में अब तक जो जानकारी है 60 लोग लापता हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी नीमती घाट के पास यात्रियों से भरी 2 नावों में टक्कर हो गई, जिसकी वजह से हादसे में एक नाव डूब गई। नावों की टक्कर की वजह से हुए हादसे के बाद अब भी 60 लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश में लगी रेस्क्यू टीम ने अब तक 30 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। वहीं जब ये टक्कर हुई तो टक्कर के बाद नाव में सवार कुछ लोगों ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात कर हादसे की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। पीएम ने लिखा कि असम में नाव दुर्घटना से दुखी हूं। लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। सभी की सुरक्षा और सकुशल वापसी की प्रार्थना करता हूं।
प्रधानमंत्री आज टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। इस बार टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, 5 स्वर्ण जीते और साथ ही साथ 19 मेडल हासिल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक खिलाड़ियों की तरह ही आज पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में सत्र 2022-23 के लिए रबी की 6 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। नए न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुताबिक गेहूं की एमएसपी 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 2015 रुपए कर दी गई। केंद्र सरकार ने सत्र 2022-23 के लिए रबी की 6 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नए न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुताबिक मसूर की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5500 रुपए, सरसों की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5050 रुपए, चने की एमएसपी 130 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5230 रुपए, गेहूं की एमएसपी 40 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2015 रुपए, जौ की एमएसपी 35 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1635 रुपए और सूरजमुखी की एमएसपी 114 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5441 रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी देते हुए ट्विटर पर लिखा कि इस फैसले से अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे। वहीं कई प्रकार की फसलों की बुआई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है एमएसपी थी, है और रहेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महिलाएं राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यानी एनडीए की परीक्षा में शामिल हो सकती हैं। अब एनडीए की परीक्षा में लड़कियां भी शामिल हो पाएंगी, जिसकी जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर लड़कियों ने एनडीए और नौसेना एकेडमी परीक्षाओं में बैठने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि इस साल 24 जून 2021 को एनडीए की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन इसे नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है। नौसेना एकेडमी परीक्षाओं में लड़कियों को शामिल करने की मांग पर सरकार ने कहा कि अभी इसका अध्ययन किया जा रहा है और विषय के लिए 2 हफ्ते का समय चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की और कहा कि आर्म फोर्सेस जैसे सम्मानित सर्विसेज में महिलाओं को बराबर का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.